फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब, जिसके अंदर हमें कुछ रेशोज़ दिए हुए हैं पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के 3 सालों के एक कंपनी के। और फिर उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हुए। पहला क्वेश्चन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है 12% से 2.8% पे आया, तो क्यों आया, ये क्यों डिक्लाइन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ये डेट टू टोटल एसेट इंक्रीज़ हुए हैं 23% से 47% पे गया है, तो ये क्यों बढ़े हैं। क्या वो करंट लाइबिलिटीज़ की वजह से बढ़े हैं या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स की वजह से बढ़े हैं, इसको एक्सप्लेन करो। अब ये काफ़ी सारे रेशोज़ दिए हुए, इनको देख के तो हमने ये चीज़ें निकालनी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्लाइन हुआ है। इसको सबसे पहले तो जब क्वेश्चन आए तो उसको पूरे क्वेश्चन को एक बारी गौर से पढ़ना है। कौन सी चीज़, खाली रेशो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जब रेशोज निकाले थे तो उनके साथ देखा था कि ये रेशो, इस रेशो का मतलब क्या है। खाली एक नंबर नहीं निकाला था, हमने देखा था कि इसका मतलब क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर है तो वो बता क्या चीज़ रही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है तो इसका क्या मतलब है। जब तक मतलब नहीं पता होगा तब तक आप खाली नंबर ही निकाल पाओगे, एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सही तरह कर लिया है या फिर आपको इन रेशोज़ का पता है किस तरह निकालते हैं और इनका मतलब क्या है। यहाँ पे निकालने का तो नहीं दिया, रेशो निकालने का नहीं बोला, लेकिन इन रेशोज़ को यूज़ करके इन क्वेश्चंस का हमने आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 ही टोटल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्लाइन हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम इधर देखें इन्वेंट्री टर्नओवर के ऊपर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी, पहले 8% थी, 8.7, वो 3.5% पे चली गई है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। एक बात हमेशा याद रखना है, बिज़नेस के अंदर जब भी सर्कुलेशन रुकेगी ना तो बिज़नेस डिक्लाइन की तरफ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, वो फिर डिक्लाइन की तरफ ही जाएगी। सर्कुलेशन से क्या मुराद है, सर्कुलेशन से कैश से दोबारा कैश बनने तक का प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे कैश हमारे पास थी, उससे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा। अब रॉ मटेरियल वेयर हाउस में पड़ा रहा, फ़र्ज़ करो 20 दिनों के लिए पड़ा रहा, और यहाँ से फिर हमने प्रोडक्शन के लिए भेजा। प्रोडक्शन के अंदर 10 दिन लग गए और उसके बाद दोबारा से स्टॉक हो गया, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में दोबारा से वेयर हाउस के अंदर आके स्टॉक हो गया। फ़र्ज़ करो कि 40 दिनों के लिए वो स्टॉक रहा। अब दोबारा से डायरेक्ट में भी कैश की फॉर्म में आ सकता है। किस तरह, अगर आपने कैश सेल की है तो। लेकिन मेजरली हमारे पास क्रेडिट सेल होती है। तो क्रेडिट सेल के अंदर क्या होगा, अब ये जो सेल है ये इसको दोबारा कैश के अंदर रिटर्न होने के अंदर, जो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, दोबारा से उसको फ़र्ज़ करो 20 दिन लग गए हैं। तो अब अगर हम इसको काट देते हैं, कैश से दोबारा कैश बनने में कितना टाइम लगा, 20, 30 और 70, 80, 90 दिनों के अंदर कैश से दोबारा कैश हुई। जितना कम ये पीरियड होगा बिज़नेस उतना अच्छा ग्रो करेगा। यानी एक ही पैसा अगर ये 100 दिनों में सर्कुलेट हो रहा है तो कैश से कैश दोबारा बनने के अंदर यहाँ पे साल में सिर्फ 3 बारी कैश से कैश बनेगी। लेकिन अगर हम इस पीरियड को छोटा करते जाएंगे, हमें देखना होगा रॉ मटेरियल किस टाइम पे कौन सा रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, और फिर प्रोडक्शन पे खैर इतना टाइम नहीं लगेगा। दोबारा से किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ है, अब एक चीज़ का सीज़न ही नहीं है, हम उसी को प्रोड्यूस करी जा रहे हैं अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। कभी कभार तुम प्रोड्यूस करना पड़ता है कि सीज़न में आके प्रोडक्शन इतनी फास्ट नहीं हो पाती, लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से आप वही चीज़ें प्रोड्यूस करते जा रहे हो जो आपको स्टॉक करनी पड़ रही है, तो उसका वेयर हाउस के अंदर जो स्टॉक का टाइम होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जो कि इस पूरे सर्कल को डिस्टर्ब करेगा। और फिर कस्टमर वो होने चाहिए जिनका, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि हम कस्टमर को कंपेयर करते हैं आपस में कि कौन सा कस्टमर हमें जल्दी कैश रिटर्न कर रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था। तो कस्टमर भी वो होने चाहिए कि जो जल्दी से या तो कैश पे कर दे, कैश पे करे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो हमें एनालिसिस करना आना चाहिए कि कस्टमर ए और कस्टमर बी में उसका बैलेंस क्या चल रहा है, और वो साल में कितनी ख़रीदारी कर रहे हैं, क्रेडिट पे कितना माल खरीद रहे हैं और उसका बैलेंस क्या चल रहा है एवरेज। तो उन दोनों कस्टमर्स को कंपेयर करके हमें देखना चाहिए कि अगर बिलफर्ज ऐसी कंडीशन आ जाती है कि
हम या तो कस्टमर ए को माल बना के देंगे या बी को माल बना के देगी। हमें फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न करे ताकि हमारा ये सर्कल फास्ट हो। अब नेक्स्ट चीज़ भी हमारी इसी सर्कल से रिलेटेड ही है। पहली चीज़, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछे क्यों डिक्लाइन हुई, क्यों हुई? इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा डिक्रीज कर गया। 7% नहीं, 8.7 टाइम होगा। 8.7 टाइम इन्वेंट्री सर्कुलेट करती थी पहले। तो मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये की इन्वेंट्री है तो 8.7 टाइम 8700 की सेल हो जाती थी, या कॉस्ट ऑफ गुड वगैरह जो होती है उसकी, जो सेल की है उसकी कीमत, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। और इसी तरह अगर अब 3.5 चल रहा है तो वो फिर सिर्फ 3500 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो एक वजह तो ये हम समझ आ गई कि इन्वेंट्री टर्नओवर की वजह से, इन्वेंट्री टर्नओवर की वजह से हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर रही है। अब अगर हम इसी सर्कल, जिसको मैंने काफ़ी सारा गंदा कर दिया है, अगर हम इसी सर्कल को देखें तो इसके अंदर एक आ रहा है कलेक्शन पीरियड, ये सेल से कैश का बनने का, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये भी हमारे पास ये इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था, यानी कि इन्वेंट्री का जो टर्नओवर था वो डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझो कि डेटर टर्नओवर, जितना ये इन्वेंट्री टर्नओवर था, डेटर, लास्ट वीडियो में दोनों को इकट्ठा ही पढ़ा था, डेटर टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर को। तो डेटर टर्नओवर यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है कि डेटर साल में बहुत कम बार पैसे हमारे रिटर्न कर रहा है। या फिर दूसरे जो लिखा हुआ यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड इंक्रीज़ हो गया, हमें देर से पैसे दोबारा मिल रहे हैं तो जाहिर है हमारा कैश सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, इधर एवरेज, इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं कि हमने किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया और क्या क्या वजूहात है। इसकी डिटेल हम अपनी मर्ज़ी से, ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, डिटेल इंग्लिश में जितनी मर्ज़ी लिखनी हो वो लिख लो। उसके बाद अगर देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है। अब प्रॉफिट मार्जिन किस वजह से डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी एक वजह जो समझ आई है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये भी हो सकती है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज़ हुआ है तो ज़ाहिर है इन्वेंट्री को हमें स्टॉक करके रखना पड़ रहा है, तो वेयर हाउस के भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी एक्सपेंस जो है वो हमारी नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट ही कम आ रहा है, 100 रुपये की चीज़ें खरीदी, पहले कितने रुपये आ रहा था, 3.8 रुपये प्रॉफिट आ रही थी, अब 1.4 आ रही है। तो जब 100 रुपये की चीज़ें पहले भी हम बेच रहे थे, अब भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉफिट कम हो गई है, मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन, तो इस वजह से हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि डेट्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो किस वजह से है। आया वो शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर ये दोनों आ जाती, करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, जिसके अंदर हम सिर्फ करंट की बात ही करते, करंट एसिड और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते। इसके अंदर तो करंट एसिड्स में से भी सिर्फ कैश और अकाउंट रिसीवेबल, इन दोनों की सिर्फ बात करते हैं एसिड टेस्ट रेशो के अंदर। अब ये हमारे पास देखो डिक्रीज़ हो गया है, इसका क्या मतलब है? ये डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी लाइबिलिटीज़ है जो हमने पेमेंट करनी है उसके मुकाबले में एसेट्स कम हो गए हैं। यानी कि एसेट में क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं। तो अब ये इनके कम होने की वजह वो भी इसी सर्कल के अंदर छुपी हुई है कि कैश क्यों कम हुई है। कैश इस वजह से कम हुई है कि जो पहले 33 डेज़ के अंदर कैश बन रही थी वो अब 49 डेज़ के अंदर कैश बन रही है। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड की वजह से कैश कम हुई। अकाउंट रिसीवेबल क्यों कम हुए? इन्वेंट्री टर्नओवर, अब इन्वेंट्री हमारे पास इधर वेयर हाउस में स्टॉक ही पड़ी हुई है, उसने तो पैसे नहीं ना देने, वो तो तब यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो की बात कर रहा हूँ, वो तो तब हमारे पास
इसके अंदर आएगी जब वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगी, यानी हम उसको सेल कर देंगे। अब वो सेल ही नहीं हो रही, कितनी कितनी देर तक पड़ी रह रही है, तो इस वजह से भी हमारे पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, या फिर इन दोनों को ओवरऑल ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ हो गया है। और दूसरी वजह इनके डिक्रीज़ होने की है कि शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिए, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर है करंट रेशो और एसिड रेशो दोनों डिक्रीज़ हो गए हैं। और हमने शॉर्ट टर्म लोन्स क्यों लिए हैं, उसकी वजह भी फिर उसी में आ जाती। कैश हमारे पास ज़ाहिर है जब डिक्रीज़ हो गया है तो हमें लोन लेके तो अपनी कैश की ज़रूरत को पूरा करना पड़ा है। ये बतानी थी कि डेट्स जो इंक्रीज़ हुए हैं 23% से 47%, ये हुए हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से। और इस शॉर्ट टर्म लोन, अब इसके ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट बेस हमने लोन लिया है तो उसके ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा। और कर्जा के ऊपर जो सूद देते हैं वो किस में शुमार होता है, एक्सपेंस के अंदर शुमार होता है। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्रीज़ हुआ, पहले 3.8% था, अब 1.4% है। इसकी भी एक वजह ये है कि जो डेट्स हमने लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म डेट्स, उसके ऊपर जब हमने सूदी कर्जा अदा करना है, सूद देना है, इंटरेस्ट देना है, वो हमारे एक्सपेंस के अंदर शामिल हो जाएगा, जो कि हमारी प्रॉफिट को कम और कर प्रॉफिट देंगे। मार्जिन कम होने की दूसरी वजह पहले हम देख चुके हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर कम हुआ है, तो इन्वेंट्री के भी एक्सपेंस आए हैं, उसकी वजह से भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। अब जल्दी जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्लाइन हुई है, तो वो इन्वेंट्री टर्नओवर के डिक्लाइन की वजह से, एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़्यादा होने की वजह से, नेट प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से। और नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी आप डिपेंडेंट कर सकते हो डेट के ऊपर के हमारे हमने कर्ज़े ज़्यादा ले लिए, उसकी भी वजह फिर आ जाके यही बनती है कि हमने शॉर्ट टर्म लोन्स क्यों लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चला शॉर्ट टर्म लोन्स की वजह से हमारे डेट्स इंक्रीज़ हुए। शॉर्ट टर्म लोन्स क्यों लेते हैं, हमारे पास कैश ही नहीं है तो हम बैंक से कर्ज़ा ले लेंगे, भाई हमने अपने रोज़मर्रा के मामला तो पूरे करने हैं, और कैश क्यों नहीं हमारे पास है, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़्यादा हो गया, डेटर टर्नओवर कम हो गया है। तो इस तरह इसका एक सर्कल बन गया है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर और दूसरी फिर पहले के ऊपर डिपेंड कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड कर रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड के ऊपर और इन्वेंट्री टर्नओवर के ऊपर। और इन्वेंट्री टर्नओवर की वजह से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, वेयरहाउस मैनेजमेंट की कॉस्ट आ रही है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड की वजह से डेट्स लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट वो भी एक्सपेंस बन रहा है, तो वो भी हमारी जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर रहा है। ये दो मेन चीज़ें हमारे पास सामने आई है, एवरेज कलेक्शन पीरियड और इन्वेंट्री टर्नओवर। अब मैनेजमेंट को करने वाले काम क्या है, मैनेजमेंट को ये करना है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर है इसकी वजूहात देखे कि ये किस वजह से हमारे पास स्टॉक ज़्यादा देर तक पड़ा रह रहा है। पहले इन्वेंट्री टर्नओवर साल में 8.7 बारी इन्वेंट्री सर्कुलेट हो जाती थी, अब सिर्फ 3.5 बारी क्यों हो रही है, इसकी वजूहत के ऊपर गौर करें। और दूसरा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्यों कम हुआ है। ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे अकाउंट रिसीवेबल्स को आइडेंटिफाई करें जिनका ये एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज से ज़्यादा है। एक लाइन एवरेज की आ रही ना, कुछ इधर फाल कर रहे कुछ इधर फाल कर रहे हैं, तो अब जो बंदे एवरेज से नीचे फाल कर रहे उन कस्टमर्स को प्रायोरिटी दी जाए कि वो जल्दी रिटर्न करे, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दे। और जो देर से एवरेज से ऊपर ऊपर आ रहे हैं तो उनको लेस प्रायोरिटी दे, उनसे काम कम करे, या फिर उन कस्टमर्स को भी इस एवरेज वाली लाइन से नीचे लेके आए। ये दो काम मैनेजमेंट को करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बैलेंस शीट दी हुई है और दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट, और इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो हमें पता नहीं है, जो हमने फाइंड करनी है। किस बेस के ऊपर फाइंड करेगी, कुछ रेशियोज़ दी हुई है और इन्फॉर्मेशन के अंदर करंट रेशियो, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और कुछ रेशियोज़ दी हुई है। तो इन रेशियोज़ को यूज़ करके हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को फिल करेंगे।